नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंक्शन और फंक्शन के अंदर पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को कंप्लीट किया था। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने देखा था कि फंक्शन के जो प्रकार एककी, बहुएककी, आच्छादक और अंतरिक्षेपी, ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। इन पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे और प्रश्न वही किए थे जो अपने बुक में थे। ठीक है, आज हमें उसी बुक के एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें हमारे सामने दो टॉपिक है, एक तो संयुक्त फलन और एक है प्रतिलोम फलन, यानी कंपोजिट फंक्शन और एक आपका इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और दोनों ही टॉपिक इजी हैं। परीक्षा के अगर बोर्ड के लिहाज से अगर बात करो तो दोनों में से छोटे छोटे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से ज्यादा पूछे गए हैं, इस पर कम पूछे गए हैं। बोर्ड के अगर लिहाज से हम बात करें तो इस पर जो आपका कंपोजिट फंक्शन है इसके ऊपर प्रश्न अच्छे बहुत ज्यादा आए हुए हैं और अगर इस पर से प्रश्न आता है ना तो ये मान के चलो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये एज ए गिफ्ट प्रश्न है। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ये भी इजी है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखो, करते हैं आज का अपना टॉपिक शुरू और पहला जो टॉपिक है वो अपना है संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो क्या है कि दो फलन एफ और जी, एफ ए से बी में डिफाइन है, जी बी से सी में डिफाइन है, ये दो फलन है। तो एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का संयोजन हम जी ओ एफ द्वारा निरूपित करते हैं और जी ओ एफ जो होगा वो कहां से कहां होगा, ए से सी में डिफाइन होगा और उसको अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे जी ओ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो तो उसकी बजाय इस डेफिनेशन के बजाय यहां पर ध्यान करें। देखो, हमने देखा कि एक फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है, यहाँ ए में कोई अपन ने एलिमेंट लिया एक्स और उसकी इमेज यहां मिलेगी तो एफ फलन डिफाइन है तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ एक्स होगी। ठीक है, फिर दूसरा जो फलन है वो जी से जी है जो बी से सी में डिफाइन है। तो उस स्थिति में अगर इस एलिमेंट की, ये क्या हो गया बी का, जी के लिए तो ये एलिमेंट हो गया, इसकी अगर इमेज की बात करें तो जैसे x की इमेज एफ एक्स थी उसी प्रकार से g की इमेज भी क्या होगी, जी एक्स होगी। लेकिन यहाँ x कौन है, g ऑफ x जो है वो यहाँ क्या होना है, एफ एक्स है ना, तो जी एक्स आएगा लेकिन उस x से हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अगर a से b में कोई फलन f परिभाषित है, b से c में कोई फलन g परिभाषित है, तो इन दोनों का संयुक्त फलन जी ओ एफ जो है वो a से c में परिभाषित होगा। a से c में परिभाषित एक इन दोनों का संयुक्त फलन जिसको हम जी ओ एफ से डिनोट करेंगे वो ए से सी में परिभाषित एक फलन होगा। ठीक है, अब देखो ये तो होगी इसकी परिभाषा और इस पर देखो, अगर जैसे मान लो कि अगर अपने पास ये दिया हो कि एफ एक फलन है जो और जी को दूसरा फलन है। ठीक है, दो फलन है, अगर हम निकालें इनका संयुक्त फलन निकालेंगे, एफ ओ जी भी निकालेंगे, जी ओ एफ भी निकालेंगे। ठीक है, एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों निकलेंगे भाई, एफ ओ जी और जी ओ एफ। अब यहां पर देखो ये जो यहां जी ओ एफ निकल रहा है। ठीक है, एफ ओ जी निकालेंगे, उसके लिए मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा लेकिन अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बुक में जो जितना दे रखा है एक बार हम बुक की बात करेंगे उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ हम चर्चा करेंगे इसको, तो एक बार मैं बुक की बात कर रहा हूं। तो देखो एफ ओ जी भी हम निकालेंगे, जी ओ एफ भी हम निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, लेकिन दोनों के अंदर जो है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ ये हमेशा बराबर है, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, कि एफ ओ जी भी इन दोनों का संयुक्त फलन है और जी ओ एफ भी इन दोनों का संयुक्त फलन है। तो यहां पर एक चीज तो ये याद रखनी है कि आपके फलनों के संयुक्त की जो संक्रिया है, यानी संयुक्त फलन संक्रिया जो है, संयुक्त फलन संक्रिया जो है वो क्या क्रम विनिमय नहीं होती, क्रम विनिमय नहीं होती, नहीं है। मतलब जी ओ एफ और एफ ओ जी जो है ना ये बराबर नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि आ भी जाए और नहीं भी, दोनों बातें। ठीक है, लेकिन हर बार भाई क्रम विनिमय तो कब होगी, जब हर बार ये चीज सही हो। जैसे मान लो हम ये लिखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस बराबर बी प्लस ए, ये हमेशा लिखते हैं क्योंकि अपने को पता है कि योग संक्रिया जो है ना वो क्रम विनिमय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संयुक्त फलन की जो संक्रिया है ना वो क्रम विनिमय नहीं होती, यानी एफ ओ जी और जी ओ एफ जो है ना वो बराबर आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से एक चीज और लिख लो कि एफ जी और एच तीन फलन है। ठीक है ना, लेकिन
फलनों की जो संयुक्त फलन की जो संक्रिया क्रमविनिमय में नहीं होती, लेकिन संयुक्त फलन की संक्रिया एसोसिएटिव होती है, साचरी जरूर होती है। ठीक है, तो एक बात ये भी मैं लिख रहा हूं कि संयुक्त फलन संक्रिया जो है वो सहचारी होती है, सहचारी होती है, मतलब एसोसिएटिव होती है। कैसे? देखो एफ ऑफ जी ओ एफ एच ये निकालें, ये बराबर आएगा एफ ओ जी ऑफ एच, इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। छोटे पर्सन में हो सकता है कि कोई आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आते हैं 12th क्लास में, तो उसमें से कोई इस प्रकार की बात पूछ ले कि अगर कहते कि संयुक्त फलन संक्रिया होती है क्रमविनिमय में साचरीय, क्रमविनिमय और साचरीय दोनों, और केवल क्रम साचरीय। ठीक है, इस प्रकार से कोई ऑप्शन बना के देते तो इस प्रकार का प्रश्न बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। अब देखो जो बात अपनी वो मेन है वो ये है कि हम संयुक्त फलन निकालते कैसे हैं, ये तो अपनी परिभाषा हो गई। अब देखो हम संयुक्त फलन की बात करते हैं, निकालते कैसे हैं, इस पर कुछ प्रश्न करें। पहले हम संयुक्त फलन की बात करें, उसके बाद हम क्रम इस पर चलेंगे। जो इनवर्स फलन है ना, प्रतिलोम फलन, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले अपन संयुक्त फलन के प्रश्न करते हैं, और संयुक्त फलन के अंदर प्रश्न करने के लिए सबसे पहला प्रश्न जो है ना, वो देखो अपने दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं, और अपने को फंक्शन नहीं दे रखा है। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है 1 3 4 से और 1 2 5 जी दूसरा फंक्शन है जो डिफाइन है 1 2 5 से और 1 3। ठीक है, तो अपने को कह रहा है, साथ में देखो एक चीज और दे दी कि जो एफ है ना, इसको और क्रमित ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखा है, क्रमित गुण के रूप में लिखा दे रखा है। मतलब ये लिखा है इसमें कि एफ जो इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 की इमेज तो है 2, ठीक है, 3 की इमेज है 5 और 4 की इमेज है 1, ये दिया हुआ है। और जी जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 की इमेज है 3 और 2 की इमेज भी 3 है और 5 की इमेज 1 है। ठीक है, अब अपने को क्या कह रहा है कि आपको जीओएफ ज्ञात करना है, जीओएफ अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, जीओएफ निकालना अपने को। देखो कैसे निकाल लेंगे। देखो पहले तो ये देखो कि ये जीओएफ जो है ना, इसका प्रांत और परिसर क्या होगा, ये कहां से कहां डिफाइन होगा। देखो एफ ए से बी में डिफाइन हो गया, जी बी से सी में डिफाइन हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जीओएफ जो वो क्या आएगा, ए से सी में डिफाइन होगा। जीओएफ जो है वो कहां से कहां डिफाइन होगा, ए से सी में होगा। इसका मतलब जीओएफ के लिए प्रांत हो जाएगा ये, और इसका परिसर आएगा ये 1 और 3। ठीक है, अच्छा अब देखो बात करते हैं अपन कैसे निकालेंगे इनको। पहले यहां जो हम इस बात को ये लिख सकते हैं कि F1 की इमेज जो है ना, F1 है वो तो 2 है, ठीक है, F3 है वो है 5, F3 इज इक्वल टू 5 और F4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इससे अगर हम लिखें तो G1 कितना है, G1 इज इक्वल टू 3, G2 इज इक्वल टू 3 और G5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो है। अब देखो हम निकाल रहे हैं GOF। अब GOF कहां से कहां डिफाइन होगा, 1 3 4 से 1 3 में, क्योंकि ये बात कर चुके हैं कि ये F A से B में है, G B से C में है, तो GOF जो वो कहां से डिफाइन होगा, A से C में डिफाइन होगा। GOF A से C में डिफाइन होगा। इसका मतलब हमें इस 1 की इमेज चाहिए, 3 की इमेज निकालनी है और 4 की इमेज निकालनी है। किसमें, अपने को इस बार मैपिंग काम में लेनी है GOF। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं GOF1 निकालते हैं, GOF1 क्योंकि ए से सी में डिफाइन होगा ना, निकालते हैं अभी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, GOF1 लिखेंगे इसको। ये बात अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें तो पढ़ा था कि GOFX को हमने क्या लिखा था, GOFX लिखा था, ऐसे लिखा था उसको। ठीक है, अच्छा अब G1 जो F1 है उसकी वैल्यू रखो, F1 की वैल्यू कितनी है 2, तो G2 आ गया। अब G2 में G2 हमारा देखो कितना है, यानी 2 की इमेज देखो G में कितनी है 3। ठीक है, फिर आप निकालेंगे GOF कौन 3, आ जाओ GOF3 और GOF3, F3 की वैल्यू कितनी है 5, अब G5 की वैल्यू कितनी है 1। फिर आ जाओ GOF कितना 4, इसको हम क्या लिखेंगे GOF4 ही तो लिखेंगे,
अच्छा, f4 की वैल्यू कितनी है? f4 की वैल्यू 1 और g1 कितना है? g1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने क्या देखा, अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो ऑर्डर पेयर में क्या लिखा कि एक की इमेज तो मिल रही है अपने को 3। ठीक है, यहाँ 3 की इमेज कितनी मिल रही है? 1। और यहाँ 4 की इमेज कितनी मिल रही है? 3। ठीक है, तो इसका मतलब GOF जो है ना, उसको अगर हम क्रमित युग्म में लिखेंगे तो ये आएगा कि एक की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 3। ये आ गया इसका GOF का मान। इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आ गया वो समझ में, सिंपल सा प्रश्न था एकदम से। ठीक है, अब देखो इसमें पहले ये देखना कि GOF निकालना किसके लिए है। देखो इसमें 1 3 4 1 5 2 5 कहीं ऐसा नहीं कि GOF2 निकालने लग जाए। GOF2 नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अपने को ये पता होना कि GOF जो वो कहाँ डिफाइन है। तो GOF जो है, अभी हमने डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसे देखा था कि ये A था, ये B था और ये C था। तो A से B में अगर F डिफाइन है, B से C में अगर G डिफाइन है, तो GOF जो है ना, GOF डिफाइन होगा कहां से? A से C में। तो ये तो बात ही है कि F A से B में है, G B से C में है, तो GOF A से C में डिफाइन होगा। मतलब GOF के लिए ये तो होगा प्रांत और ये आएगा इसका परिसर। ये प्रांत और ये सप्रांत, परिसर सप्रांत। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे अपने को याद ही रखना है बस खाली। ठीक है ना, इसका प्रूफ जो है वो कोई विशेष है नहीं, छोटा सा यूं है। ठीक है ना, मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे इसको, इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। देखो अपने को क्या कह रहा है कि एक तो एफ एक्स आपको गिवन है, वो तो है मोड ऑफ एक्स, और जी एक्स आपको गिवन है मोड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब अपने को क्या कह रहा है, एक तो निकालना आपको GOF, एक तो निकालना GOF। ठीक है, और एक निकालना है FOG। दोनों निकालने हैं, एक तो GOF निकालना है, एक FOG निकालना है। तो GOF x निकालते हैं। देखो GOF fx, GOF fx की वैल्यू कितनी है? मोड ऑफ x। gx ये ना, अब देखो gx का मान ये है, अगर यहाँ x से कौन आ गया? मोड x आ गया ना, तो g के अंदर जो x है ना, उस x की जगह पर मोड x रख दूं तो मोड ऑफ 5 और फिर x की जगह पर मैं लिख रहा हूं मोड ऑफ x और माइनस 2। ठीक है, और फिर मोड लगा दो। देखो क्या करना है कि g ऑफ x अगर निकालना है तो इसको पहले g ऑफ fx ऐसे लिखेंगे, फिर fx की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो g के अंदर ये जो x था ना, अपने पास तो gx का मान है, तो जहां x है ना उस x की जगह कौन आ गया? मोड ऑफ x आ गया। तो gx के अंदर आपके पास जहां gx में जो x है ना, उस x की जगह पर मोड x रख दो, आ गया मान। अगर आपको निकालना हो f ऑफ x से f ऑफ gx, f ऑफ g निकालना है, तो f ऑफ gx अगर निकालें तो ये आएगा f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है? मोड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब अपने को पता, देखो fx का मान मोड ऑफ x है, तो अगर हम इसका मान निकालेंगे तो x की जगह ये रख दो बस, और क्या है? तो मोड ऑफ 5x माइनस 2 और फिर इसका मोड लगा दो। भाई x की जगह ये रखा है, तो सीधी सी बात है, ये मोड x, भाई इसका परिमाण निकालो, चाहे एक बार निकालो चाहे दो बार निकालो, बात तो भैया नहीं है। मोड ऑफ 5x माइनस 2 आएगा। भाई प्लस वाली संख्या उसका परिमाण निकालोगे तो प्लस वाली तो आएंगी, तो इसका परिमाण निकल गया। ठीक है, और फिर दोबारा इसका परिमाण निकालेंगे तो ये तो आएगा, प्लस में आएगा। फिर देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, वो देखो इसी में दूसरा पार्ट दे रखा है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि fx बराबर 8x की घात 3 और gx बराबर दे रखा है, gx बराबर है अपने पास से x की घात 1/3। अब यहां पर देखो एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि संयुक्त फलन संक्रिया जब उस क्रमविधि में नहीं होती, संयुक्त फलन संक्रिया क्रमविधि में नहीं होती, ये बात हमने पढ़ी थी अभी। देखो देखे बराबर आ रहे हैं क्या? GOF और FOG बराबर आ रहे हैं क्या? बराबर है क्या? ये चीज बराबर थोड़ी है, अलग अलग है दोनों, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर भी दोनों निकालना है, एक तो f ऑफ gx से निकालना है, एक g ऑफ x से निकालना है। ठीक है, दोनों निकालने हैं। तो f ऑफ gx अगर हम निकालें तो इस तरीके से लिखेंगे इसको,
एफ ऑफ ए जी एक्स का मान कितना है, एक्स की घात 1/3, और जो एफ एक्स है ना उसमें एक्स की जबर ये एक्स की घात 1/3 रख दो, तो 8, और एक्स की जबर मैं रख रहा हूँ एक्स की घात 1/3, और फिर इस पूरे की घात 3, ऊपर एक्स की घात 3 है ना, तो एक्स की जगह पर हमने एक्स की घात 1/3 रखा है। ठीक है, अब घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा होती है, तो 3 से 3 कटेगा तो 8x आ जाएगा इसका मान। फिर निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ये निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स जो है ना वो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है 8x की घात 3। ठीक है, और अब देखो x से जी एक्स का मान ये है, अब x की जगह पर आप गए अपने पास 8x की घात 3, तो x की जगह पर 8x की घात 3 रख दो, तो 8x की घात 3 और इसकी घात 1/3, एक घात 1/3 का मतलब क्या था, घनमूल, तो 8 का घनमूल निकालें तो कितना आएगा 2, और इसके घात के ऊपर घात आपस में गुणा होकर ये क्या हो जाएगा, यानी यूं कह सकते हो आप कि भी इसके ऊपर यूं लगा सकते हो कि 8 की घात 1/3 और x की घात 3 और फिर इसकी घात 1/3, दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दी, यानी 8 के ऊपर भी हमने घात 1/3 लगा दी और x की घात 3 के ऊपर भी घात 1/3 लगा दी। अब देखो 8 का घनमूल तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा x आ गया। अब देखो ये चीज बराबर आ रही है क्या, एफ ओ जी तो आया था 8x, जी एफ आया वो 2x आया, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इस पर होल्ड नहीं होती, यानी जो आपका कंपोजिट फंक्शन है ना इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं होती, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, एक पर्सन और है देखो इसमें, पहले संयुक्त फलन के ऊपर बात करते हैं उसके बाद हम चलेंगे प्रतिलोम फलन में। संयुक्त फलन के अंदर ये जो पर्सन किया ना इसी टाइप के पर्सन अपने पूछे जाते हैं, और कोई नई बात इसमें पूछता नहीं, बस केवल ये देगा फलन देगा। देखो एक क्वेश्चन 13 का इसमें, और उसमें देखो क्या कह रहा है ये कि f एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को 3 माइनस एक्स की घात 3 और इसी घात 1/3, तो कह रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है इसका मान बताओ कितना आएगा, ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एफ ओ जी निकाल रहे थे उसी तरीके से एफ ऑफ एफ एक्स निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो एफ ऑफ एफ एक्स तरीका वही है करने का इनका, भाई इस बार खुद का खुद के साथ संयोजन निकालना है, भाई एफ का एफ के साथ संयोजन निकालना इस बार। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एफ एक्स को हमने लिखा एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एफ एक्स को हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और एफ एक्स का मान कितना है 3 माइनस एक्स की घात 3 और इसकी घात 1/3, ये तो है भाई एफ एक्स का मान रख दिया। अब देखो एफ एक्स बराबर ये है, यानी एक्स की जगह पर अगर एक्स है तो ये आएगा, और हमारे पास एक्स की जगह आ गई आ गया, तो एक्स की जगह पर अपने को ये रखना है, तो 3 माइनस और एक्स की जगह पर क्या रखना है 3 माइनस एक्स की घात 3 और फिर इसकी घात 1/3 हो गया, और फिर इसके ऊपर घात भी देख 3 और है। देखो हमने क्या किया, ये एफ एक्स का मान ये दे रखा है। ठीक है, तो जहां एक्स है उसकी जगह पर इस बार क्या रखना अपने को, भाई हमें तो एफ 3 माइनस एक्स की घात 3 और फिर उसकी होल घात 1/3 का मान निकालना ना, तो मतलब ये हुआ कि जो एक्स है ना एफ एक्स में जो एक्स है उस एक्स की जगह पर आपको ये रखना है, तो एक्स तो ये रहा इसी की जगह रखना है ये, तो 3 माइनस एक्स जो है उसकी जगह पर हमने ये रखा, और फिर एक्स के ऊपर घात 3 है 3 लगा दिया, और फिर पूरे के ऊपर घात 1/3 है, घात 1/3। ठीक है, आ जाओ 3 माइनस ये 3 से 3 कट गया, ठीक है ना, इसके ऊपर घात 3 थी ना, ये 3 से 3 कट गया, घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएंगी, और क्या जाएगा -3 और प्लस एक्स की घात 3 और फिर पूरे के ऊपर घात 1/3 है, अंदर से 3 से 3 फिर कट गया, तो एक्स की घात 3 और फिर इसके ऊपर घात 1/3, तो घात आपस में गुणा होती है, तो 3 गुणा 1/3 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नेक्स्ट का मान कितना आ गया एफ ऑफ एफ एक्स जो वो कितना आ गया एक्स आ गया। ठीक है, तो ये था अपना संयुक्त फलन पर आधारित कुछ प्रश्न, बुक में इतने प्रश्न दे रखे हैं, और भी निकालने साथ साथ जब हम इनवर्स फलन पढ़ेंगे तो उसमें और भी निकालेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये था अपना संयुक्त फलन। अब आ जाओ प्रतिलोम फलन में। प्रतिलोम फलन में क्या होता है, देखो एफ कोई फलन है जो ए से बी में परिभाषित है। अब देखो कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, यहां एक नाम आएगा बार बार व्युत्क्रमणीय इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल फंक्शन कौन सा होता है, यानी उस वो फंक्शन इनवर्सिबल फंक्शन होगा
जिसका इनवर्स डिफाइन हो, यानी जिसका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या इनवर्स सभी के लिए ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, इनवर्स सभी का ज्ञात नहीं किया जाएगा। केवल कुछ ही फंक्शन का मतलब कुछ कंडीशन है, केवल उन्हीं फंक्शंस का जो है वो अपन इनवर्स डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन अगर वन वन ऑन टू फंक्शन है, यानी एकक की आच्छादक फलन है, तो उसका प्रतिलोम फलन जो विद्यमान होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू फंक्शन है तो वो फंक्शन इनवर्सिबल फंक्शन होगा और उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अगर वन वन नहीं है तो क्यों नहीं करेगा? देखो, जैसे मान लो हमने एक फंक्शन पढ़ा एफ है अपने पास से, और वो इस प्रकार से डिफाइन है। देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, एफ ए से बी में है, 1 2 3, एक की इमेज ए हो गई, बी 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, और यहां पर डी रह गई बाकी। ठीक है, पहले बताओ ये कि ये वन वन फंक्शन है क्या? वन वन है, क्योंकि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वन वन हो गया। क्या ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट जो वो ए के क्या बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए, नहीं बन रही है तो ये ऑन टू नहीं है। अब देखो, इनवर्स फंक्शन जो है ना वो क्या होगा कि अगर एफ ए से बी में डिफाइन है तो इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? बी से ए में डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। देखो, ये अपने पास ए बी सी और डी, और ये हो गया अपने पास 1 2 3। एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स है तो बी से ए में डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखो, ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, लेकिन डी का किसी से संबंध नहीं है। और फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन जो है उसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का इमेज अपने को मिलनी चाहिए, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अपने को मिलना चाहिए। यहां प्रांत का एक अवयव डी बच गया जो उसका प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है ना, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत किसी न किसी अवयव से संबंध होना चाहिए था, परिभाषा ये तो थी। अब यहां पर तो परिभाषा होल्ड नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर एफ ए से बी में अगर एकक की आच्छादक फलन नहीं है तो उसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि एफ इनवर्स हमने मान भी लिया कि एक बार बी से ए में विद्यमान है, हमने ये मान लिया। लेकिन एफ इनवर्स तो मान लिया, लेकिन एफ इनवर्स ये खुद ये फलन नहीं है। एफ इनवर्स फलन नहीं है, परिभाषा फलन की परिभाषा जो उसको पूरा नहीं करता है, तो ये फलन नहीं है। तो इसलिए एक कंडीशन हो गई कि फलन एफ ए से बी में परिभाषित अगर फलन एफ है तो वो एकक की आच्छादक है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एफ ए से बी में परिभाषित एकक की आच्छादक फलन है तो एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होगा जो बी से ए में होगा। अगर एफ ए से बी में तो बी इनवर्स एफ इनवर्स जो बी से ए में डिफाइन होगा। ठीक है, जिसके लिए कह रहा है कि प्रत्येक बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी बी कहां से आएगी? स्मॉल बी हमने कोई एलिमेंट लिया है जो कि इससे प्रांत से, और उसके लिए क्या लिखा जाएगा? एफ इनवर्स बी बराबर ए, यानी एफ इनवर्स बी बराबर ए का मतलब यह कि बी तो इसमें से आएगा और ए इसमें से आएगा, यानी बात वही की वही है। या एफ की जगह कौन आ गया? एफ इनवर्स आ गया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो कंडीशन जो मेन चीज जो है वो समझने वाली वो ये है कि कोई भी फलन एफ ए से बी में डिफाइन है तो एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइन तो होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एफ ए से बी में एकक की आच्छादक फलन होगा तभी एफ इनवर्स डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अब आ जाओ, करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट अपना इसमें देखो, एक बार मैं क्वेश्चन करता हूं। 4th क्वेश्चन है अपने बुक का, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या है देखो, उसमें दोनों बात पूछ रखे हैं। प्रश्न में ये दे रखा है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को 4x + 3 बटे 6x - 4। ठीक है, और कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एक तो आपको चेक करना कि f ऑफ fx अगर आप निकालोगे तो वो x आएगा, एक बात तो ये है। और फिर दूसरा आपने से पूछ रहा है कि इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो, यानी f इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहले जैसे मान लो कि अपने को ये कह दिया कि भाई एफ एक्स बराबर है, आपको दे दिया 2x + 3 कोई फंक्शन दे दिया। एफ कह रहा है कि आर से आर में डिफाइन एक फलन है। ठीक है ना, आर से आर में डिफाइन एक फलन है, और कह रहा है कि वो इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स = 2x + 3। ठीक है, तो अपने इसको कह रहा है कि आप एफ इनवर्स निकालो। कैसे निकालोगे? इसका एफ इनवर्स ज्ञात करो।
ठीक है। तो एफ इनवर्स याद करने के लिए अपना तरीका क्या है, देखो तरीका ये है कि अपन क्या करेंगे कि माना एफ एक्स बराबर हम निकालें, मान लेंगे वाई को, एफ एक्स बराबर हम वाई मानेंगे, तो यहां से अगर हम एक्स का मान निकाले तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, रखो इसमें एफ एक्स बराबर वाई रखू, वाई बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, और फिर x का मान निकालो निकालो y के पदों में, तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस 3, और x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 3/2। ठीक है, और x किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है, तो f इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा, y माइनस 3/2, ये आ गया। ठीक है, और अगर हमें इस y की जगह पर x पुट कर दे तो f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2। तो देखो अगर एफ एक्स से एफ आर सी आर में डिफाइन एक फलन है और वो इस प्रकार से कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो इसका प्रतिलोम फलन जो होगा ना एफ इनवर्स, वो क्या होगा, x माइनस 3/2 होगा। एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स क्या होगा, x माइनस 3/2। कब, जब एफ जो फलन है वो 2x प्लस 3 है, तो इसका प्रतिलोम फलन जो आएगा वो x माइनस 3/2 आएगा। ठीक है, इसका निकालने का तरीका ये है। एक शॉर्ट तरीका और है, ठीक है ना, चलो मैं बता देता हूँ। यही शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, जो अगर इनवर्स निकालना हो ना तो आप एफ एक्स बराबर तो कर देंगे एक्स, और एक्स बराबर यानी एफ एक्स कर दोगे एक्स, और एक्स बराबर कर दोगे एफ इनवर्स एक्स। ये करने के बाद में जो भी फलन आपको गिवन है और उसका कहे कि इसका इनवर्स निकालो, तो उस समय एफ एक्स बराबर तो एक्स कर देना, एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स कर देना, और फिर एफ इनवर्स एक्स का मान निकाल लेना। जैसे इसी में मैं बात करूं तो देखो एफ एक्स बराबर मैंने एक्स कर दिया, 2 गुणा एक्स की जगह पर मैंने कर दिया एफ इनवर्स एक्स और प्लस 3, तो 2 एफ इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो ये 3 इस साइड आएगा, तो एक्स माइनस 3, और एफ इनवर्स एक्स जो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को 12th क्लास के स्टैंडर्ड से ये चीज अपने को नहीं करनी है। ठीक है ना, 12th क्लास में अगर हम पढ़े, और 12th क्लास में क्योंकि अपना जो पेपर आता है वो राइटिंग आता है, तो उसमें हमें राइट करना, तो अपने को इस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा ऑप्शन टिक करना होता है कि इसका प्रतिलोम फलन बताओ, तो इसका प्रतिलोम फलन बताने के लिए इतना कुछ अपने को करना नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पर एक्स पुट करेंगे और एक्स की जगह पर एफ इनवर्स एक्स पुट करेंगे और सीधा एफ इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब चलो देखो अपन क्वेश्चन 4 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में देखो क्या कराइए कि एफ एक्स बराबर ये है और एफ पहले तो ये निकालना है, ये चेक करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स निकालोगे वो एक्स के बराबर आएगा, और फिर इसका प्रतिलोम निकालना। चलो देखो एफ ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसे ही तो लिखेंगे। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स का मान देखो भाई 4x प्लस 3/6x माइनस 4, और एफ ये आ गया। अब देखो एफ एक्स बराबर ये है, जब x है ना तो इसका मान ये आ रहा है इस तरीके से, और x की जगह पर कौन आ गया, ये आ गया, तो जहां पर x है उस x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, यानी x का मान जो है ना, एफ एक्स में जो x का मान है उस x का मान ये रख दो x की जगह पर। तो देखो क्या आएगा, 4 गुणा एक्स की जगह रखो ये 4x प्लस 3/6x माइनस 4, और प्लस का 3/6 गुणा, और एक्स की जगह क्या रखना अपने को, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और माइनस का 4 रख दिया। अब देखो ऊपर कितना एलसीएम आएगा, 6x माइनस 4 एलसीएम आएगा ऊपर। ठीक है, 4 को इससे गुणा करोगे तो 4 चौक 16, x प्लस 4 3 12, और ये 6x माइनस 4 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो सीधा इससे गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18x और माइनस के 12 बटे, नीचे भी इसी तरीके से करना आपको, 6x माइनस 4, 6 से इसको गुणा करो तो 6 चौक 24x प्लस 6 3 18 माइनस 6 चौक 24x और प्लस के 16। ठीक है, अब कुछ कटे वो कुछ काट दो, क्या क्या कट रहा है देखो, ऊपर 12 से 12 कट रहा है, नीचे 24x से 24x कट रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो कई बार बात कर चुके हैं कि 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसे नंबर होना, कुछ कटे तो काट दिया करो, बात ही है, तो इनमें कुछ कॉमन हो तो कट जाया करता है। ठीक है, अब क्या बच गया ऊपर,
16x प्लस के 18x प्लस के 18 16 34x हो गए। नीचे 18 प्लस के 16 प्लस के 18 और 34 16 हो गए 34। 34 से 34 का आंसर आ गया x। तो एफ ऑफ एफ एक्स हमने निकाला, वो आ गया अपने पास x। ठीक है, और ये पूछा था कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो कितना आएगा, x आएगा। अब देखो अगर हम इसका इनवर्स फलन निकालेंगे ना तो देखना वो भी यही आएगा। इनवर्स फलन निकालेंगे तो इसका इनवर्स फलन भी यही आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर g ऑफ एफ एक्स बराबर अगर x आता है तो इसका मतलब ये है कि g जो है ना वो f का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, g है वो f का प्रतिलोम फलन है, तो यहाँ f ऑफ एफ एक्स बराबर x आ गया, इसका मतलब f है वो f का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, देखेंगे अभी, चेक करते हैं। देखो कैसे निकालेंगे f इनवर्स x, वो निकालते हैं अपन। f इनवर्स x निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अपने को चेक नहीं करना है कि भी इनवर्स इसका निकलेगा नहीं निकलेगा। जब हमें पूछेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा तब हमने चेक करना है। ठीक है, तब तक हम चेक नहीं करेंगे। अब सीधा इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया था अभी कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम मान ले, तो यहां से x बराबर क्या जाएगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। आ गया, रखो एफ एक्स बराबर कितना है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 बराबर y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 3 बराबर 6xy माइनस 4y। अब क्या करना अपने को, x का मान निकालना है y के पदों में, तो 4x और माइनस 6xy बराबर कितना हो जाएगा, 3 को आगे ले जाएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 4y माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन ले लो, हमें x का मान निकालना तो x कॉमन ले लो आप, है ना। x कॉमन लिया तो क्या जाएगा 4 माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4y और माइनस का 3। हमें क्या करना है x का मान निकालना है, तो माइनस 4y माइनस 3 बटे 4 माइनस 6y। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो क्या जाएगा 6y माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, तो अपने पास x बराबर कितना आ गया, x किसको माना था, तो x का मान कितना है f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर कितना आ गया 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4। ठीक है, y की जगह पर x पुट कर दो, तो f इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4। देखो देखिए वही है क्या, ये तो आ गया। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम फलन यानी f इनवर्स x जो है ना वो भी क्या आएगा एफ एक्स के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर ये था, इसका प्रतिलोम फलन निकालना, तो प्रतिलोम फलन भी इसका क्या आएगा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें सरल फलन निकालना और इसका प्रतिलोम फलन निकालना हमने सीखा है। और देखो अब ये दोनों चीजें जो है ना साथ साथ चलेंगी। इसमें कई बार हमें सरल फलन के बारे में बात करेगा, कई बार अपने को इनवर्स फलन निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका हमने सीख लिया, इसी तरीके से सारे प्रश्न होंगे। देखो आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है, और 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, उसमें 5th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है अपने को। 5th क्वेश्चन में दे रखा है देखो 5 में 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है, 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो डिफाइन है 1 2 3 4 से 10 में। ठीक है, और कह रहा है कि f जो है ना उसको कर्मित गुण के रूप में अगर लिखें तो वो ये आ रहा है कि 1 की इमेज भी 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है, और 4 की इमेज भी 10 है। ठीक है, दूसरा दे रखा है g जो कहां से कहां डिफाइन है 5 6 7 8 से, और 1 2 3 4 में डिफाइन है, 1 2 3 4 एक सेट दे रखा है इसमें डिफाइन है। ठीक है, और अगर हम लिखें तो इसको क्या लिखेंगे g, इसमें दे रखा है अपने को कि 5 की इमेज तो है कर्मित युग्म के रूप में लिख रखा है, 5 की इमेज 4 और 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4 और 8 की इमेज 2। ठीक है, ये कह रहा है
तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है कि h एक फंक्शन है जो डिफाइन है कहां से, 2 3 4 5 से और 7 9 11 और 13 में डिफाइन है। और h जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 2 से 7, 2 का प्रतिबिंब 7, 3 का 9, 4 का 11 और 5 का 13। प्रश्न में ये पूछ रहा अपने से कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, कारण से बताओ कि क्या इनके एफ इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं, क्या मतलब इनके इनवर्स ज्ञात किए जा सकते हैं, इसका एफ इनवर्स, जी इनवर्स और एच इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है क्या, एफ इनवर्स निकलेगा क्या, जी इनवर्स निकलेगा क्या और एच इनवर्स निकलेगा क्या, ये चेक करना पड़ेगा को क्या ये संभव है। अब देखो इनवर्स फंक्शन की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी तो उस डेफिनेशन में हमने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी, वही मेन लाइन थी कि एफ ए से बी में एकक की आच्छादक फलन अगर परिभाषित है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर एफ एकक की आच्छादक है तो ही इसका इनवर्स विद्यमान है। क्या इस ऊपर वाले में अगर देखें तो क्या एफ एकक की आच्छादक है क्या, देखो एकक की नहीं है, क्योंकि एकक की में क्या था कि एक अवयव की एक इमेज होनी चाहिए। या देखो ये चारों ही अवयव, चारों की इमेज क्या है, एक की भी 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है, मतलब इनकी एक अवयव की एक ही इमेज होनी है लेकिन सभी में अलग अलग होनी चाहिए। देखो ये ऐसे था, हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें एक की में ये पढ़ा था कि एक अवयव की बी में उसकी एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और देखो एक की इमेज आ गई 10, 2 की इमेज 10 आ गई। ठीक है, और 3 की मतलब ये हुआ कि एक अवयव का एक प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए था, ये पढ़ी थी परिभाषा। अब देखो यहां हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 है, चारों की इमेज एक ही आ गई, जबकि होनी क्या चाहिए थी, अलग अलग होनी चाहिए थी। भाई एक ही होने के लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या रहा है कि चारों का प्रतिबिंब एक ही आ गया, तो ये एककी नहीं बहु एककी है, और एककी नहीं है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि फलन एफ एककी फलन नहीं है। ठीक है, अतः इसमें एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, दूसरा जी में आ जाओ, देखो 5 की इमेज 4 है, ठीक है, 6 की इमेज 3 है, ठीक है, 7 की इमेज 4 है, वही गलतियां होगी। देखो दो अवयव 5 और 7, दो अवयव की यानी 5 और 7 दो अवयव ऐसे हैं प्रांत के जिनकी इमेज एक ही है 4, सहप्रांत में एक इमेज है 4, 5 की इमेज भी 4 है, 7 की इमेज भी 4 है, जबकि एककी में क्या था कि प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ अवयव दो है वो अलग अलग है लेकिन इनकी इमेज तो एक जैसे आ गई, तो ये भी एककी नहीं है, तो एककी नहीं है इसलिए इसका भी इनवर्स विद्यमान नहीं होगा, मतलब जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाओ आगे इसमें देखो सबसे पहले चेक करो कि यह एककी आच्छादक है क्या। एककी लिए क्या था कि प्रत्येक अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो 2 का प्रतिबिंब 7 है, ठीक है, 3 का 9 है, ठीक है, 4 का 11 है, ठीक है, 5 का 13 है, ठीक है, मतलब ये जो अवयव थे इनके सभी के अलग अलग प्रतिबिंब हो गए, मतलब एककी है। फिर आच्छादक के लिए क्या था कि ये आच्छादक के लिए जो सहप्रांत है ना, उस सहप्रांत के सारे सारे अवयव जो किसी न किसी के प्रतिबिंब बनने चाहिए। क्या 7 प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है, 9 प्रतिबिंब बन रहा है क्या, बन रहा है, 11 प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है, 13 प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है, इसका मतलब सारे सारे प्रतिबिंब बन गए। सहप्रांत के सभी अवयव जो है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब बन गए, प्रतिबिंब बन गए, इसका मतलब सहप्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब बन गए, इसका मतलब परिसर और सहप्रांत क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, फलन क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। तो ये जो फलन है ये एककी भी है और आच्छादक फलन भी है, एककी आच्छादक फलन है, अतः एच इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, और एच इनवर्स कैसे निकलेगा, अगर आपको मतलब एच जो वो कर्मित गुण के रूप में दे रखा है तो एच इनवर्स जो है ना वो भी कर्मित गुण के रूप में लिखना, लेकिन इसके जो अवयवों को पलट दोगी तो 7 का तो बना दो 2, 2 7 कर दो 7 2, 9 3 3 9 कर दो 9 3, 11 4 और 13 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इनवर्स विद्यमान हो गया। ये जो प्रश्न है ना, इसी में जैसे मान लो प्रश्न ये देता कि
ऊपर ऑप्शन में लिखता है कि निम्न में से कौन से फलन का प्रतिलोम विद्यमान है, और ऑप्शन बना दिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा कोई और दे देता। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है ना कंपटीशन में पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन से फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, कौन से फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा, इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फलन एककी आच्छादक अगर है तो ही उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा, अन्यथा उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने प्रतिलोम फलन और संयुक्त फलनों के बारे में चर्चा करी है। कल की क्लास में ये टॉपिक अपना हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसमें अब सारे प्रश्न तो खैर हो जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा नई चीज इसमें है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आज की क्लास को अपन रोकते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।